हेलो दोस्तों, मैं रेणु सैनी आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस फिनिशर में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। और स्वागत करने के बाद आज हम पढ़ेंगे, अपना टॉपिक चल रहा था ब्लड सर्कुलेशन, उसी के बारे में। ठीक है, तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक बैड न्यूज है जो आप सभी को पता होनी चाहिए। जो भी एसएससी सीपीओ के स्टूडेंट हैं उनके लिए सबसे बड़ी बैड न्यूज है एसएससी सीपीओ। तो देखिए, एसएससी सीपीओ की जो है एग्ज़ाम डेट है वो आ गई है और वो 23 से एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं और आज इसके एडमिट कार्ड भी आ गए हैं। एडमिट कार्ड भी आ गए हैं। ठीक है, तो मेरा भी एग्ज़ाम है 24 का एसएससी सीपीओ का। और जिनका भी एसएससी सीपीओ का एग्ज़ाम है, 2 दिन बचे हैं, 3 दिन बचे हैं, तो थोड़ा अच्छे से पढ़ें, तैयारी करें, एग्ज़ाम को फाइट करें ताकि इस पढ़ाई से पीछा छूट जाए हमेशा के लिए। ठीक है, और थोड़ा कष्ट कर लिया करो, वीडियो को लाइक शेयर भी कर दिया करो। तो आज हमारा टॉपिक है ब्लड, तो हम आज ब्लड के बारे में पढ़ेंगे। तो मैं टॉपिक अपना स्टार्ट करती हूँ ब्लड का। ब्लड, देखिए ब्लड जो है, सबसे पहले ब्लड के बारे में कि ब्लड क्या होता है, कितना होता है शरीर में, पीएच मान क्या होता है, प्रकृति कौन सी होती है, ब्लड का अध्ययन क्या कहलाता है, इसका जो परिवहन है वो क्या कहलाता है, इसकी सर्वप्रथम खोज किसने की थी। ठीक है, तो देखिए ब्लड जो होता है मनुष्य के शरीर में एक, जिसको बोलते हैं हम महत्वपूर्ण ऊतक। और इसमें ऊतक का जहाँ पे नाम आया है तो ये भी है कि ब्लड जो होता है वो एक संयोजी ऊतक होता है। ठीक है, रुधिर जो होता है वो एक संयोजी ऊतक होता है कि अगर बाइक पेट्रोल से चलती है तो मनुष्य जो है वो ब्लड से चलता है। सिंपल सा है, बाइक जैसे पेट्रोल से चलती है उसी प्रकार से मनुष्य जो है वो ब्लड से चलता है। ब्लड में आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, प्लाज्मा है, पानी है, जो भी होता है ये सारी इसकी क्वालिटी है ब्लड की। ठीक है, जो इसको प्रतिजैविक, रोगाणु प्रतिजैविक है, एंटीबायोटिक है, मतलब शरीर को सुरक्षा प्रदान करते हैं, रोगों से बचाते हैं, वो सब इसमें क्या है, एंटीबायोटिक। तो देखिए सबसे पहले ब्लड के बारे में हम पढ़ेंगे कि ब्लड का जो अध्ययन है वो क्या कहलाता है। ब्लड का अध्ययन, रक्त का अध्ययन, हिंदी थोड़ी वीक है मेरी, तो ब्लड का जो अध्ययन है वो कहलाता है हेमोटोलॉजी। हेमोटोलॉजी, तो देखिए ये जितने भी अध्ययन होते हैं सभी में लास्ट में लॉजी लगा होता है, तो लॉजी का जो मतलब होता है वो अध्ययन होता है। ठीक है, अध्ययन, लॉजी का जो मीन्स होता है उसी का मतलब होता है अध्ययन। फिर आता है कि मनुष्य के शरीर में जो ब्लड है वो कितना होता है। तो देखिए मनुष्य के शरीर में ब्लड की मात्रा जो होती है वो होती है 5 से 6 लीटर। मानव शरीर में, मानव शरीर में या सामान्य मनुष्य में मान सकते हैं हम इसको, 5 से 6 लीटर क्या होता है, ब्लड होता है। इसके अलावा रुधिर का पीएच मान कितना होता है, ये बहुत बार पूछा जाता है, ब्लड का पीएच मान कितना होता है, तो ये होते हैं 7.35 टू 7.45 के मध्य। दोनों ही ऑप्शन आ सकते हैं, 7.35 या 7.45। इसके अलावा इसकी प्रकृति कैसी होती है, ब्लड की प्रकृति होती है वो क्षारीय होती है, क्षारीय प्रकृति का होता है, नमकीन,
क्षारीय प्रकृति का होता है। शरीर में ब्लड का जो परिवहन होता है, जो शिराओं में धमनियों में जो ब्लड है वो चलता है, उसका अध्ययन क्या कहलाता है? तो देखिए उसका अध्ययन रक्त के परिवहन का अध्ययन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है यहाँ से। रक्त के परिवहन का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है एंजियोलॉजी। एंजियोलॉजी, ठीक है, ये कहलाता है एंजियोलॉजी। सबसे पहले ब्लड सर्कुलेशन के बारे में जो है 1628 ईस्वी में सर विलियम्स हार्वे ने बताया था, ठीक है। ये हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था जब टॉपिक स्टार्ट किया था अपना। फिर ये पूछा जाता है कि जो पूरे शरीर में 24 घंटे में जो ब्लड है वो कितनी बार चक्कर लगाते हैं, लगभग एग्जाम में पूछ भी लिया जाता है। तो 24 ओवर में ब्लड पूरे शरीर में 3700 चक्कर लगाता है, ठीक है, लगभग 3700 चक्कर लगाता है। इसके बाद एक चक्कर लगाने में इसमें कितना समय लगता है ये भी पूछ सकते हैं। 24 घंटे में कितने चक्कर लगाता है, तो एक सेकंड में एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लगता है? तो देखिए इसके एक चक्कर में लगभग बोल सकते हैं हम 22 to 23 सेकंड का समय लगता है, तो देखिए मैंने डिस्क्रिप्शन वैसे ना पढ़ा के कि जो लेंथी लगता है उस टाइप से ना पढ़ा के मैंने बहुत ही इजी वे में इसको लिखा है, याद करने में भी इजी रहेगा कि रक्त का जो अध्ययन है वो हेमाटोलॉजी कहलाता है, ठीक है। रक्त का अध्ययन हेमाटोलॉजी कहलाता है। मानव शरीर में 5 से 6 लीटर ब्लड होता है, इसको हम बोल सकते हैं कि सामान्य मनुष्य में। इसके अलावा इसका पीएच मान 7.35 से 7.45 के मध्य होते हैं। इसकी प्रकृति होती है वो क्षारीय होती है, क्षारीय प्रकृति का होता है। और रक्त के परिवहन का जो अध्ययन है वो एंजियोलॉजी कहलाता है। और 24 ओवर में ब्लड जो है शरीर में 3700 बार चक्कर लगाते हैं। इसके अलावा एक चक्कर में ये 22 से 23 सेकंड का समय लेता है, ठीक है। रुधिर का निर्माण कहाँ होता है? तो मनुष्य वयस्क हम जिसको बोल सकते हैं, जो पूरा कंप्लीट शरीर जो है वो बन जाता है, वयस्क का मतलब आप समझते हैं यूथ। तो उसमें ब्लड का जो निर्माण है वो कहाँ होता है शरीर में? बच्चों में ब्लड का निर्माण कहाँ होता है, ये भी अक्सर पूछ लिया जाता है क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं। वयस्क में रक्त का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, अस्थि मज्जा में, ठीक है। इसके अलावा बच्चों में रक्त का निर्माण कहाँ होता है? आप लोगों को पता भी होगा कहाँ होता है। तो बच्चों में रुधिर का निर्माण प्लीहा में होता है, यकृत और तिल्ली से होता है। स्प्लीन, यकृत और तिल्ली से होता है। तो कहाँ होता है? प्लीहा में, प्लीहा में। ये जो प्लीहा है ना, इसका आगे भी क्वेश्चन आएगा। फिर इसमें प्लीहा जो है इसको क्या कहा जाता है? देखिए प्लीहा जो है इसको हम बोलते हैं ब्लड बैंक। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, प्लीहा को शरीर का ब्लड बैंक भी कहते हैं। शरीर का ब्लड बैंक भी कहते हैं, प्लीहा को शरीर का ब्लड बैंक भी कहते हैं।
कॉमन सी बात है, अगर इसका जो निर्माण है रक्त का वो प्लीहा में होता है तो ये ब्लड बैंक ही कहलाएगा। जहाँ पे निर्माण होता है वो तो बैंक हो गया ना। इसके अलावा कि गर्भावस्था में बच्चे के अंदर रुधिर का निर्माण प्लीहा, यकृत तथा भ्रूणीय मीजोडर्म से होता है। तो अक्सर पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि गर्भावस्था में बच्चे में ब्लड का निर्माण कहाँ होता है, तो वो कोई भी ऑप्शन देगा। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ इसको, गर्भावस्था में बच्चे के अंदर रुधिर का निर्माण, बच्चे के अंदर रक्त का निर्माण, रक्त का निर्माण प्लीहा में, यकृत, प्लीहा, यकृत तथा भ्रूणीय मीजोडर्म से होता है, तथा भ्रूणीय मीजोडर्म ये अवस्था होती है, मीजोडर्म से होते हैं। ठीक है। इसके अलावा है कि पोषक तत्व ग्रहण करने के बाद कितने टाइम बाद रुधिर का निर्माण होता है। मतलब जो भी हम खाते पीते हैं सब कुछ ब्लड में जाता है, तो जो हमने अभी खाया पिया है वो कितने टाइम के बाद जो है वो ब्लड में जाएगा, उसमें शामिल होगा। तो देखिए उसका जो टाइम होता है वो होता है 72 घंटे। ठीक है। तो पोषक तत्व ग्रहण करने के बाद, पोषक तत्व ग्रहण करने के बाद 72 घंटे के बाद ब्लड में पहुंचता है। 72 घंटे के बाद, 72 घंटे के बाद रुधिर का निर्माण होता है। ठीक है। 72 घंटे के बाद रुधिर का निर्माण होता है। और ये निर्माण जरूरी है, ये नहीं होगा तो हमारा निर्माण रुक जाएगा। ब्लड का निर्माण नहीं होगा तो हमारा जो निर्माण है वो रुक जाएगा। देखिए फिर आता है कि ब्लड क्या होता है। अभी जो मैंने बताया था कि ब्लड जो होता है एक संयोजी ऊतक होता है। ठीक है। जो कि मुख्यतः 2 अवयवों से मिलकर बना होता है। ब्लड जो होता है एक संयोजी ऊतक होता है। संयोजी का मतलब समान ऊतक, संयोजी समान 2 ऊतक जो मिलते हैं, जो भी उसमें तत्व मिलते हैं उनके मिलने से ही ब्लड का निर्माण होता है, इसीलिए इसको संयोजी ऊतक कहते हैं। ब्लड का जो रंग है वो लाल होता है, वो किसकी वजह से होता है? आयरन की वजह से होता है। ब्लड का रियल कलर कैसा होता है? तो पर्पल होता है। ब्लैक कलर किस में पाया जाता है? तो जैसे कि मकड़ी होती है उसमें ब्लैक कलर का ब्लड पाया जाता है। ठीक है, वो हम बाद में पढ़ेंगे इसके महत्वपूर्ण तथ्य में। तो रुधिर एक संयोजी ऊतक होता है। ब्लड जो होता है ये एक संयोजी ऊतक होता है, संयोजी ऊतक होता है। यह 2 एलिमेंट या अवयव, यह 2 अवयवों से मिलकर बना होता है, से मिलकर बनता है। ठीक है। तो 2 अवयव कौन कौन से होते हैं? तो पहला होता है प्लाज्मा और दूसरा होता है इसमें रुधिर कोशिकाएं। तो 2 अवयव लिख रही हूं मैं यहाँ पे। पहला होता है इसमें प्लाज्मा और दूसरा होता है इसमें रुधिर कोशिकाएं, रुधिर कोशिकाएं। प्लाज्मा यह कुल रुधिर का 55% भाग होता है। तो ये यहीं पे लिख रही हूँ, कुल रुधिर का 55% भाग होता है। बचा कितना? 45%। तो जो भी बचा है वो सारे क्या होते हैं? इसमें रुधिर कोशिकाएं होती हैं। ठीक है। तो प्लाज्मा के बारे में देखते हैं थोड़ा कि प्लाज्मा क्या होता है, क्या क्या इसमें पाया जाता है। तो देखिए
55% भाग होता है कुल ब्लड का, प्लाज्मा, और शरीर का 5% भाग ये होता है, शरीर का कुल 5% भाग होता है। तो यहीं पे मैं लिख देती हूँ दोनों के बारे में, शरीर का 5%, शरीर का 5% भाग होता है। इसके अलावा इसका लगभग 90% भाग जो होता है वो जल होता है। प्लाज्मा जो होता है इसका 90% भाग जो होता है वो जल होता है। ठीक है, 90% भाग होता है वो जल होता है। फिर इसमें आता है कि रुधिर, इसीलिए इसे रुधिर का तरल भाग कहा जाता है। तो तरल तो होगा ही, अगर इसमें 90% मात्रा जल की है तो वो तरल ही होगा। ठीक है, और शेष अन्य अनेक प्रोटीन पाए जाते हैं जो कि हार्मोन्स एवं अपशिष्ट को ले जाने में सहायक होते हैं। तो जो हार्मोन्स से जो प्रोटीन पाए जाते हैं वो क्या काम करते हैं, तो वो काम करते हैं, प्रोटीन है, अपशिष्ट पदार्थ है, उनको शरीर से बाहर निकालने का कार्य करते हैं। किसके करते हैं, प्लाज्मा में 90% के अलावा जो प्रोटीन्स होते हैं उनका कार्य होता है। ठीक है, तो जो प्लाज्मा होता है, देखिए ये एक प्रोटीन होता है जो कि यकृत में इसका निर्माण होता है। फिर इसमें आता है कि ग्लोब्यूलिन, एल्यूमिन और फाइब्रिनोजन यकृत में बनने वाले प्लाज्मा प्रोटीन होते हैं। तो क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि प्लाज्मा प्रोटीन कौन कौन से होते हैं, तो मैं इनके नाम लिख देती हूँ कि प्लाज्मा प्रोटीन कौन कौन से होते हैं। तो देखिए सबसे पहले आता है ग्लोब्यूमिन, फर्स्ट। सेकंड होता है इसमें एल्ब्यूमिन, थर्ड इसमें होता है फाइब्रिनोजन, फाइब्रिनोजन। इन सब का जो निर्माण है वो यकृत में होता है। ये याद रखना आपको कि इन सब का जो निर्माण होता है वो यकृत में होता है, और इसीलिए इनको हम प्लाज्मा प्रोटीन कहते हैं। इसीलिए हम इनको प्लाज्मा प्रोटीन कहते हैं। तो अगर क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि प्लाज्मा प्रोटीन किनको कहते हैं, तो ये तीन आपको ध्यान रखने हैं, इन तीन में से कोई एक ऑप्शन हो और तीन ऑप्शन अलग हो। ठीक है, ग्लोब्यूमिन होते हैं, एल्ब्यूमिन होता है और फाइब्रिनोजन होता है। ये प्लाज्मा प्रोटीन के नाम से जाने जाते हैं और इनका निर्माण यकृत में होता है। फाइब्रिनोजन जो प्रोटीन होता है इसका मुख्य सहायक प्रोटीन, ये जो प्रोटीन है इसे जो मतलब क्या काम करता है, तो देखिए ये एक सहायक प्रोटीन होता है फाइब्रिनोजन। किसका सहायक प्रोटीन होता है, ये के का, अपना जो विटामिन होता है के, जो ब्लड का थक्का बनाने में सहायक होता है। तो फाइब्रिनोजन जो प्रोटीन होता है ये ब्लड का या रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है, रक्त का थक्का बनाने में, रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है। रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है फाइब्रिनोजन। ठीक है, यह पीला पदार्थ होता है। प्लाज्मा से हटाने पर शेष बचा हल्का जो पीला पदार्थ है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं सीरम। ठीक है, हल्का पीला पदार्थ होता है प्लाज्मा से जो प्रोटीन वगैरह बाहर निकालने के बाद जो बचता है। फिर हम पढ़ेंगे रुधिर कोशिकाएं। तो देखिए रुधिर कोशिकाएं कौन कौन सी होती हैं, बहुत सारी होती है रुधिर कोशिकाएं। तो सबसे पहले मैं रुधिर कोशिकाओं को जो भी इनके प्रकार हैं उनमें डिवाइड कर देती हूँ, कौन कौन से इनके प्रकार होते हैं। तो देखिए रुधिर कोशिकाओं के 3 प्रकार होते हैं। पहला होता है RBC, दूसरा होता है WBC और तीसरा होता है प्लेटलेट। ठीक है, प्लेटलेट। तो RBC की फुल फॉर्म रेड ब्लड सेल्स होती है, WBC की फुल फॉर्म जो होती है वाइट ब्लड सेल्स होती है, और प्लेटलेट जो होती है वो प्लेटलेट ही होती है। तो सबसे पहले हम RBC के बारे में पढ़ेंगे। तो इनकी फुल फॉर्म यहाँ पे लिख रही हूँ मैं, रेड ब्लड सेल्स, लाल रुधिर कोशिकाएं, वाइट ब्लड सेल्स, ये सफेद रक्त कोशिकाएं, और प्लेटलेट होता है ये होता है रक्त बिंबाणु।
रक्त बिंबाणु। ठीक है, रुधिर कोशिकाएं जो होती है उनको हमने 3 भागों में डिवाइड किया है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट होती हैं। आरबीसी की फुल फॉर्म रेड ब्लड सेल्स होती है, डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल्स होती हैं और रक्त बिंबाणु होती है प्लेट। डेंगू बुखार में जो डाउन आती है वो प्लेट ही होती है, क्योंकि शरीर में एंटीबायोटिक होती है, मतलब कि रोग प्रतिरोधक जो क्षमता है वो बढ़ाती है डब्ल्यूबीसी, और डब्ल्यूबीसी की संख्या कम हो जाती है, मतलब रक्त बिंबाणु कम हो जाते हैं। ठीक है, तो पहले हम पढ़ते हैं आरबीसी के बारे में। आरबीसी तो सबसे पहले आरबीसी के बारे में पढ़ते हैं कि आरबीसी का जो निर्माण है वो कहाँ होता है। तो ये होता है अस्थि मज्जा में। इसे एक कोशिका के नाम से जाना जाता है, तो वो होता है एरिथ्रोसाइट कोशिकाएं। ठीक है, इसका जो दूसरा नाम होता है वो होता है एरिथ्रोसाइट। एरिथ्रोसाइट्स कोशिकाएं किनको जाना जाता है इस नाम से? लाल रुधिर कोशिकाओं को। फिर इसका जो निर्माण होता है वो अस्थि मज्जा में होता है। अस्थि मज्जा में निर्माण होता है। ठीक है, इसका जीवन काल कितना होता है? इसका जो जीवन काल होता है वो 120 दिन होता है। इसके अलावा मानव में इसका जीवन काल होता है, बाकी कुत्ता है, चूहा है, कुत्ते में इसका 124 दिन होता है, चूहे में 42 दिन का होता है। ठीक है, स्तनधारियों में आरबीसी जो है वो केंद्रक में नहीं पाया जाता है। आरबीसी जो है केंद्रक में नहीं पाया जाता है। अगर ऑप्शन देके पूछ लिया जाता है तो हमें ये पता होना चाहिए कि आरबीसी जो है केंद्रक, आरबीसी में, सॉरी, आरबीसी केंद्रक में नहीं, आरबीसी जो है उसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। ठीक है, लेकिन ऊंट और जिराफ में पाया जाता है, क्योंकि वो अपवाद होते हैं इसके। इसके अलावा आरबीसी की मृत्यु यकृत और प्लीहा में होती है। ये पूछा जाता है आरबीसी का जो मृत्यु होती है, इसको एक नाम और भी बोलते हैं आरबीसी की मृत्यु, वो यकृत व प्लीहा में होती है। यकृत व प्लीहा में होती है। ठीक है, आरबीसी का, हाँ सॉरी, प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। ठीक है, प्लीहा को, यही था जो मेरे को याद नहीं आ रहा था, कब्रिस्तान। प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान व बुच्चड़खाना कहा जाता है। एग्जामिनर जो है ऐसे ही वर्ड देता है कि बच्चे ने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। कब्रिस्तान का मतलब तो सबको पता है, ये बुच्चड़खाने का मतलब नहीं पता, तो इसका मतलब भी कब्रिस्तान ही होता है। पहाड़ों पर रहने वाले लोगों में 25 से 30% आरबीसी अधिक होते हैं। तो देखिए, इसका कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाती है वैसे वैसे आरबीसी की मात्रा बढ़ती जाती है। ठीक है, पहाड़ों पर रहने वाले व्यक्तियों में, पहाड़ों पर रहने वाले मनुष्य में आरबीसी की मात्रा 25 से 30% अधिक होती है। तो एक क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि ऊंचाई पे रहने वाले व्यक्तियों में आरबीसी की मात्रा घटती है कि बढ़ती है, या फिर ऊंचाई पे रहने वाले व्यक्तियों में दे सकता है कि 25 से 30% आरबीसी की मात्रा किन में अधिक पाई जाती है? अंडरग्राउंड रहने वालों में, स्थल पे, पृथ्वी के स्तर पे रहने वालों में, या फिर ऊंचाई पे रहने वालों में। ठीक है, क्वेश्चन कैसे भी पुट हो सकता है। इसके अलावा आरबीसी की कमी को जो है किस नाम से जाना जाता है, रोग है वो किस नाम से जाना जाता है उसको? तो देखिए, आरबीसी की कमी को एनीमिया रोग, कमी, आरबीसी की कमी, आरबीसी की कमी, तो कमी होगी तो रोग एनीमिया होगा। ठीक है,
और अधिकता होगी, आरबीसी की अधिकता, तो ये जो रोग है ये होता है पॉलीसाइथीमिया। पॉलीसाइथीमिया। आरबीसी की कमी से होने वाला जो रोग है वो एनीमिया होता है, और इसकी अधिकता से होने वाला जो रोग होता है वो पॉलीसाइथीमिया होता है। ठीक है। आरबीसी का काम क्या होता है? तो देखिए, आरबीसी का जो काम होता है वो होता है गैसों का परिवहन करना। आरबीसी का कार्य ब्लड में गैसों का परिवहन करना। आरबीसी का कार्य है गैसों का परिवहन करना। आरबीसी का कार्य होता है गैसों का परिवहन करना, और कहाँ करना? ब्लड में करना। ठीक है। इसके अलावा हम पढ़ेंगे इसमें WBC। ये आरबीसी कंप्लीट हो गया है। आरबीसी का दूसरा नाम है वो एरिथ्रोसाइट कोशिकाएं कहते हैं। अस्थि मज्जा में इसका निर्माण होता है। जीवन काल 120 दिन का होता है। आरबीसी की मृत्यु यकृत व प्लीहा में होती है, इसीलिए प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान या बुचड़खाना कहा जाता है। और पहाड़ों पर रहने वाले व्यक्तियों में आरबीसी की 25 से 30% मात्रा जो है वो अधिक पाई जाती है। आरबीसी की कमी से होने वाला जो रोग है वो एनीमिया होता है, और आरबीसी की अधिकता से होने वाला जो रोग होता है वो पॉलीसाइथीमिया होता है। और आरबीसी का जो कार्य होता है ब्लड में वो होता है गैसों का परिवहन करना। ठीक है। आई होप कि समझ में आया होगा। मैंने बहुत इजी वे में लिखा है, बहुत इजी वे में पढ़ाया है, समझाया है। अब हम पढ़ेंगे WBC के बारे में। ठीक है। WBC वाइट ब्लड सेल्स। तो इनका जो दूसरा नाम है वो क्या होता है? तो वो होता है ल्यूकोसाइट। इनको ल्यूकोसाइट्स के नाम से भी जाना जाता है, ल्यूकोसाइट्स। इसका निर्माण जो है वो भी अस्थि मज्जा में होता है। अस्थि मज्जा में निर्माण होता है। फिर आता है कि इसका जो कार्य है वो क्या होता है। देखिए, WBC का कार्य है शरीर को रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करना। रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करना, ये इसका कार्य होता है। ठीक है। इन्हें शरीर का सुरक्षा सैनिक भी कहा जाता है। तो देखिए, शरीर का सुरक्षा सैनिक जो है वो किसको कहा जाता है? वो कहा जाता है WBC को, सुरक्षा सैनिक भी कहा जाता है। सुरक्षा सैनिक भी कहा जाता है। इसके अलावा इनको क्या कहा जाता है? केंद्रक पाया जाता है। देखिए, WBC में केंद्रक पाया जाता है, जबकि आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है। केंद्रक पाया जाता है, जबकि आरबीसी में नहीं पाया जाता है। इसका जीवन काल जो होता है वो 3 से 5 दिन का होता है। 3 से 5 दिन जीवन काल, बहुत ही कम दिन जीतती हैं ये। 3 से 5 दिन में मर जाती हैं। और अधिकतम कितना होता है ये जीवन काल? तो 11 से 12 दिन। देखिए, ये कम से कम होता है 3 से 5 दिन, और अधिकतम होता है 11 to 12 डेज। ठीक है। फिर इनके बारे में क्या आता है कि आरबीसी की जो संख्या होती है वो कितनी होती है शरीर में? MM3, तो वो होती है 6 से 11 MM3। तो ये कितने लीटर में होती है, कितने ग्राम में होती है, वो देख लीजिए। MM3 का मतलब क्या होता है यहाँ पे। फिर आता है कि WBC जो होते हैं 5 प्रकार के होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं 5 प्रकार, वो हम पढ़ेंगे कल। ठीक है। तो आज जो ब्लड है हमारा, ब्लड में हमने पढ़ लिया, ब्लड पढ़ लिया है। उसके अलावा हमने
प्लाज्मा पढ़ लिया है, रुधिर कोशिकाएं जिसमें आरबीसी और डब्ल्यूबीसी हमने पढ़ ली है। ठीक है, कल की क्लास में रुधिर वर्ग पढ़ेंगे, रक्त बिंबाणु पढ़ेंगे, फिर इनके कुछ क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो आई होप कि जो मैंने पढ़ाया है वो आपको समझ में आया होगा। वीडियो को पूरा जरूर देखिए, एग्जाम पास में है, साइंस पढ़ोगे तो अच्छा है। दिल्ली पुलिस में 15 मार्क्स की जो है वो साइंस आती है, मेरे से ज़्यादा आपको पता होगा, सिलेबस भी देख रखा होगा। तो आज की क्लास में इतना ही, कल फिर मिलेंगे अपनी नई क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।